स्टैटिक में अ, हम लोगों ने एक आपके लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, मतलब अगर सी उसकी कैपेसिटेंस है और उसको कनेक्ट कर दे किसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज वी हो, तो कैपेसिटर का चार्ज कितना बनता है? अगर सी सीवी कैपेसिटेंस को सीवी मतलब कि अगर कैपेसिटेंस सी को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों ने ये कहा था कि इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू सी इंटू वी के बराबर आएगी। और साथ में एक और बात कही थी कि ये बात उसके इनिशियल चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। कैपेसिटर स्टार्टिंग में जैसा भी होगा चाहे वो अनचार्ज हो चाहे वो चार्ज हो, जब उसको बैटरी से लगा दोगे तो फाइनल मोमेंट का चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस वी के करस्पॉन्डिंगली आता है, प्लस सीवी और माइनस ऑफ सीवी। याद है आपको ये सब कुछ? यस सर। राइट। अब आज जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि जो कैपेसिटर है उसका फाइनल चार्ज सीवी, ये तो ऑब्वियस है कि ये इंस्टेंटेनियसली तो जाएगा नहीं कि हमने बैटरी लगाई और अचानक से सीवी का चार्ज पहुंच जाएगा। मतलब इस सीवी चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट्स तक जाने में कुछ टाइम लगता है। मतलब इन प्लेट्स का जो चार्ज होता है वो टाइम के साथ धीरे 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 बढ़ता है और फाइनली ये प्लस सीवी हो जाता है। ये वैसा ही है जैसा कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो। यस सर, चार्जिंग ऑफ बैटरी। हाँ, सिमिलर है। तो ऐसा तो है नहीं कि प्लग इन किया और प्लग इन करते ही बैटरी जो है वो 100% चार्ज हो जाएगी। यस सर, कुछ टाइम लगता है। हाँ, कुछ तो टाइम लगेगा ना, 10 मिनट 20 मिनट, चाहे आप कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, कुछ टाइम तो लगेगा ही उसको 100% तक चार्ज करने में। एंड सेम वे कैपेसिटर का भी काम होता है। जब बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं तो उसको चार्ज करने में कुछ टाइम लगता है, यानी कि उस टाइम तक जैसे बैटरी का परसेंटेज है, आप बैटरी मोबाइल को प्लग इन करिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसके चार्जिंग का परसेंटेज बढ़ता जाता है। सिमिलरली कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है एंड फाइनली सीवी के बराबर हो जाता है। तो हमारा आज का एम ये है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरीके से चेंज होता है, ये आपको आज स्टडी करना है कि अब जब इसको बैटरी से लगाएंगे तो किस तरीके से चार्ज टाइम के साथ वेरी करता है। तो टॉपिक क्लियर हो गया, हमें क्या पढ़ना है आज? यस सर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं और इस टॉपिक को मतलब बुक्स में कहा जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। So now our aim is to find the equation of charge with respect to time। कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए हम ये मानते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया था तो उस टाइम पर कैपेसिटर 100% डिस्चार्ज था, यानी कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। जब उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इस प्लेट पर 0 चार्ज था, इस प्लेट पर भी 0 चार्ज था, टाइम t इक्वल टू 0। ये तो वैसे ही हो गया जैसे मोबाइल बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद आप चार्जिंग में लगाइए उसको तो 0% से स्टार्ट होगा। एंड देन कुछ टाइम के बाद, कुछ सर्टेन टाइम टी के बाद, क्योंकि ये बैटरी इसको करंट सप्लाई करेगी और जब करंट इस कैपेसिटर के अंदर जाएगा तो उस कैपेसिटर में कुछ चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उस चार्ज को हम कुछ मान लेंगे कि टी टाइम के बाद कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पर प्लस क्यू का चार्ज आ गया और राइट प्लेट पर माइनस क्यू का चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ दिस करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, ये सब कुछ टी सेकंड्स के बाद हुआ। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज है और कैपेसिटेंस सी है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वी है तो हम किरचॉफ की वोल्टेज वाली इक्वेशन लगाए केवीएल। यस सर। क्या बनेगी देखिए, केवीएल की इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अपर मोस्ट पॉइंट एंड मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे यानी कि पहले कैपेसिटर के थ्रू जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर माइनस क्यू बाई सी। देन हम आगे आएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर प्लस जाएंगे। वी। हाँ, बट इसमें एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं जब कैपेसिटर और बैटरी को आप कनेक्ट करोगे तो उसमें वायर्स का यूज करोगे और जब वायर्स का यूज करेंगे तो इन वायर्स में कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगी। यस सर। तो उन रेजिस्टेंसेस को हम आर से डिनोट कर लेते हैं और इसीलिए इसको आरसी सर्किट कह रहे हैं। मतलब ये आर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। तो जब हम लूप इक्वेशन बना रहे होंगे तो उसमें एक और बात आएगी
कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्यू बाई सी आएगा, लेकिन उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसकी वैल्यू आई इंटू आर होगी, और साइन अब आप लोग बताओगे। हम लोग लूप इक्वेशन जो बना रहे हैं माइनस आई आर, माइनस आई आर, एंड देन फिर इधर जाएंगे बैटरी के थ्रू प्लस वी प्लस वी, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। केवीएल यस राइट, यस सर। ओके नाउ अब इसके बाद हमारा काम खत्म हो रहा है, इसके बाद आपका मैथ्स वाला काम स्टार्ट हो जाता है। जो ये करंट है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस मोमेंट पर है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के करस्पॉन्डिंगली आई करंट है और उस टाइम पर चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो डेफिनेशन ऑफ करंट ये कहती है करंट एट एनी स्पेसिफिक टाइम, द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी स्पेसिफिक टाइम इज बाय डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। current I should be rate of flow of charge, that means I should be dq by dt by the definition of current. ना ये दो इक्वेशंस हो गई हमारी, तो दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस में से क्या करेंगे, इस I को dq by dt यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? तो q by c plus I is replaced by dq by dt, so it is r times dq by dt and plus equals to v. सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा dq r dq by dt equals to cv minus q divided by c, then dq divided by cv minus q equals to 1 by rc multiplied by dt. अब ये सब मैथ का काम चल रहा है फिर। यस सर। दोनों साइड इंटीग्रेशंस करेंगे, इस तरह भी इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स कैसे रखेंगे, जब टाइम t की वैल्यू 0 थी, 0 से हम- 0 से 2, तो हम लोगों ने ये माना है कि चार्ज भी 0 था, यानी कि q की वैल्यू 0 थी, और t सेकंड्स के बाद चार्ज की वैल्यू स्मॉल q हो गई। यस ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है लॉग के फंक्शन का। तो वो वाला पार्ट यार मैं स्किप करूंगा, बिकॉज मैथ वाला पोर्शन थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, और वैसे भी नीड नहीं आती उसके में। कर रहे स्टेप, मतलब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो स्किप करना। हाँ सर, समझ कर दीजिए। मैं डायरेक्टली आंसर पे जा रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा q इक्वल्स टू c इंटू वी एंड ब्रैकेट 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय rc। ये इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स रखने के बाद, और ये वो इक्वेशन हो जाएगी जो हमें चार्ज और टाइम के बीच रिलेशन प्रोवाइड कर रही होगी। मतलब नाउ किसी भी टाइम t पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। यस सर। ठीक, तो सिंपल एप्लीकेशन है यार केवीएल का, बहुत बेसिक है केवीएल की एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन, दो कंसेप्ट हैं इसमें। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब इस इक्वेशन को समझना होगा। आई मीन ये तो मैथ हो गया, बट इसको फिजिक्स के एंड पर समझते हैं कि एक्चुअली क्या मतलब हो। देखिए, जब टाइम t की वैल्यू इंफिनिटी के बराबर होगी, मतलब टाइम t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो e की वैल्यू 0, टाइम t टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, दैट मींस e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो वैल्यू। 0। यस सर। तो उस केस में चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी आपको, सर q इज cv मिलेगी। cv मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज q when time t approaches towards infinity becomes c into v, and that is the final charge on the capacitor. This is q final. और यही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलते थे कि अल्टीमेटली उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा वो c into v होगा, लेकिन उस चार्ज को अपीयर करने का टाइम जो है वो मैथमेटिकली इनफाइनाइट टाइम है। मैथमेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगता है कैपेसिटर को अपना 100% चार्ज कंप्लीट करने में। यस यस सर। हाँ, so final charge on this capacitor will be c into v as per the equation. और
पहले आप यहाँ तक बताओ, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करें, वरना फिर आगे की सब हो जाएंगे। नहीं No, सर, sir, क्लियर है। right. No, sir. Yes, sir. Clear है. No problem. ठीक, राइट। तो अब आप ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी with a resistance, find the charge after 2 seconds, find the charge after 3 seconds, find the charge after any given time, तो हमें ये वाली इक्वेशन का यूज करना होगा। जो भी हमें टाइम की वैल्यू दी जाएगी वो टाइम हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड करस्पॉन्डिंगली ये पता लगाएंगे कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। Yes, टाइम sir. t is equals to infinity, हाँ, टाइम t which tending towards infinity, which is called as a final moment, which is capacitor is now fully charged, 100% चार्ज हो गया, वो कंप्लीट चार्जिंग हो चुकी है कैपेसिटर की, और कंप्लीट चार्जिंग के बाद उसका चार्ज C into V आएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में t टेंड्स टू इंफिनिटी इज आल्सो नोन एज द स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा जाए फाइंड द चार्ज एट स्टेडी स्टेट, दैट मींस कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइनल मोमेंट पर क्या चार्ज है। स्टेडी स्टेट मतलब जब कैपेसिटर 100% चार्ज हो चुका है, अब उसमें और ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, राइट। Yes. नाउ हम लोगों ने कहा है कि करंट बराबर है dq by dt, तो अब इस q को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो dq by dt डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें करंट I की भी Current में। इक्वेशन में करंट आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे नहीं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट पुट कर रहा हूँ कि जो करंट आएगा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद वो आएगा आपके सामने v डिवाइडेड बाय r एंड e रेज टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय rc। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। So ये R का टर्म नीचे कैसे आया? एक्चुअली डिफरेंशिएशन का रूल होता है ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कोफिशिएंट होता है अच्छा वेरिएबल के सर, साथ ठीक है सर। तो वो बाहर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। हाँ सर, C से C कैंसिल हो गया वो। हाँ, वो है देखा नहीं। डिफरेंशिएशन के रूल से। हाँ सर, याद आ गया। ठीक, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं देखो, क्योंकि ये तो हमेशा किसी भी किताब के अंदर आपको ये इक्वेशंस वैसे भी डिराइव हो जाती थी। मतलब डेरिवेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि हमें इतना रटना पड़ेगा। जिसको ये सब नहीं भी समझ में आ रहा है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन इक्वेशंस को प्रॉपर्ली समझना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाए इसके बेस पर। और इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को समझने का बेस्ट मेथड है ग्राफ। सबसे पहले काम करते हैं हम चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ कंसीडर करते हैं, किस तरीके का ग्राफ आएगा चार्ज और टाइम के बीच। टाइम t इक्वल टू 0 फॉर कैपेसिटर अनचार्ज था, यानी कि जब टाइम की वैल्यू 0 तो करस्पॉन्डिंगली चार्ज की वैल्यू भी 0। एंड हम क्या कह रहे हैं कि फाइनली चार्ज की वैल्यू अल्टीमेटली द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बिकम c into v। सो चार्ज q की फाइनल वैल्यू c into v दिखाएंगे। यस सर। और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मैथमेटिक्स में जो ग्राफ बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग तो होगा लेकिन स्लोप का भी इंपॉर्टेंस होता है। ये कुछ इस तरीके से कर्व ऐसे बनता है। यस सर। मतलब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ता 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 फाइनली c into v पर जाकर के वो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते इसको, राइट। ये वैसा ही होगा अगेन मोबाइल बैटरी का, कि आप 5 घंटे के लिए लगा के दो तो 101% तो चार्ज हो नहीं जाएगा वो। यस सर, 100% के बाद वो बस 100 के चार्ज बाद प्लग्ड इन होता है, चार्ज नहीं। चार्ज नहीं बढ़ेगा, मतलब उसमें करंट ही नहीं आती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब 100% चार्जिंग हो जाती है तो करंट ऑटो कट हो जाती है, अपने आप करंट बंद हो जाता है। उसके बाद आप उसको लगाए रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिमिलरली कैपेसिटर जब CV जो कि उसका 100% चार्ज है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। Yes, sir. राइट। नाउ करंट का ग्राफ कैसा होगा? तो इसका भी ग्राफ, हाँ देखिए, टाइम t और करंट के बीच में ग्राफ लें तो इक्वेशन में अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वेशन में टाइम t इक्वल टू 0,
So e to The the V by power R. 0. to the power Right, e to the power 0 1. So therefore current will be v upon r. यानी कि टाइम t बराबर 0, करस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू v by r. बट जब टाइम t को इनफाइनाइट रखेंगे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. zero. So t infinity e to the power Zero. minus infinity, this term is 0, current will be 0. यानी कि ये करंट डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है बट साथ में करंट कम होती चली जा रही है, एंड फाइनली द करंट की वैल्यू विल बी 0. द वैल्यू ऑफ करंट एट द फाइनल मोमेंट टेंडिंग टुवर्ड्स 0. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए हमें करंट चाहिए होती है, चाहे बैटरी को चार्ज करना हो, चाहे कैपेसिटर को चार्ज करना हो, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्जिंग से काम करने वाला है, उसके लिए करंट चाहिए. होता क्या है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्ज की परसेंटेज बढ़ती है, वैसे वैसे करंट की अमाउंट कम होने लगती है. जितना ज्यादा चार्ज होने लगेगा उतना लेस करंट फ्लो होता है यहाँ पर. और यही वजह है कि चार्जिंग में स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंट पर चाहे बैटरी हो चाहे कैपेसिटर हो, चार्जिंग फास्ट होती है, लेकिन जब चार्जिंग का परसेंटेज बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे चार्जिंग स्लो रेट पे हो जाती है. Yes, sir. कभी भी आप ऑब्जर्व करिएगा बैटरी की चार्जिंग को, और 0% से स्टार्ट करिए. 0 से 20% बहुत जल्दी 99 से 100 में आने में बहुत टाइम लग जाता है. हाँ, 95% चार्ज हो गया, उसके बाद पता चला 100% तक चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको. Yes, sir. लैपटॉप में तो और ज्यादा ये दिक्कत फेस करते हैं 95 के बाद. हाँ, परसेंटेज ऑफ चार्जिंग जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, करंट स्लो हो जाती है, इसी वजह से चार्ज होने में टाइम बढ़ जाता है उसका. सेम चीज कैपेसिटर में होती है. और जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है, यानी कि फुल्ली चार्ज होने के बाद, उस टाइम पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है. यानी जब कभी भी कैपेसिटर की 100% चार्जिंग हो चुकी है, अब उस कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं कर सकता. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे. वंस द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, देयर कैन नॉट बी एनी करंट अक्रॉस दैट कैपेसिटर. इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड, नो करंट कैन फ्लो through the capacitor. ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडी स्टेट आने के बाद कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं. राइट, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. और ये ग्राफ, और ये ग्राफ, ये प्रॉपर्टी याद रखना है. कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ने के साथ उसके अंदर से जाने वाला करंट रिड्यूस करना चाहिए. चार्ज बढ़ेगा, करंट रिड्यूस करेगा. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अगर आपसे पूछा जाए बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के, आप सिर्फ ये बता सकते हो क्या कि 0 से 25% तक चार्ज होने का टाइम और 25 से 50% तक चार्ज होने के टाइम में कौन सा टाइम ज्यादा होगा? 25 से 25 से 50. 25 से 50, क्योंकि बाद में करंट कम आती है. जब करंट कम आएगी तो चार्जिंग स्लो हो जाएगी. Yes, sir. राइट. इनिशियली चार्जिंग फास्ट होती है, बाद में चार्जिंग स्लो हो जाती है. चलिए, एक प्रॉपर्टी ये हुई. नाउ दूसरी प्रॉपर्टी, इनिशियल मोमेंट पर जो हमारा करंट है वो V डिवाइडेड बाई R है. इसको कैसे समझते हैं? देखिए, हम लोगों ने क्या किया था सर्किट में, क्या किया था सर्किट में, हम लोगों ने एक कैपेसिटर को लिया था, एक रेजिस्टेंस को लिया था और एक बैटरी को कनेक्ट किया था. कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड बैटरी. और हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था कि जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से लगाया, जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था, उस टाइम पर कैपेसिटर अनचार्ज था, 0 चार्ज था इसके पास. टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर 0 चार्ज, यहाँ पर भी 0 चार्ज. और इक्वेशन एंड ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि टाइम t की वैल्यू 0 होने पर करंट की वैल्यू V अपॉन R है. यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर V बाई R करंट है. और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखिए, जब स्टार्टिंग में कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है,
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में रहेगा? When there is no charge on the capacitor, potential Sir, difference zero. between the two plates जीरो रहेगा सर। जीरो आएगा, because capacitor की potential difference Q upon C से आती है। When charge is zero, potential difference is zero. अब Yes sir. जब इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर एक वायर है, क्योंकि Yes हम लोग sir. पूरे, कंडक्टर बन जाएगा। क्योंकि एक वायर में भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। Yes sir. और अगर ऐसा कर लेंगे तो अब अपने आप देख लो, अगर बैटरी V रेजिस्टेंस R और मुझसे कोई पूछे कि क्या करंट फ्लो होगा, तो ये करंट तो हम ओम्स लॉ से निकाल V सकते हैं, is equals to I. V by V by R will be, और यही आंसर आ भी रहा है, V by R। Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, इंपॉर्टेंट पार्ट, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो उसको इनिशियल मोमेंट पर कैपेसिटर को एक वायर की तरीके से कंसिडर करके और सर्किट में करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है और मुझे इनिशियल करंट पूछी जाए कि इनिशियल में क्या करंट आएगी, तो ऐसा निकालने के लिए उस अनचार्ज कैपेसिटर को हम लोग इमेजिन करेंगे कि वो एक वायर है, वहां पर, यहाँ पर वायर इमेजिन कर लें, एंड नाउ नॉर्मली ओम्स लॉ या किरचॉफ लॉ लगा करके हम सर्किट में करंट की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। पहला कंसेप्ट आपसे मैंने ये कहा था कि वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, Then no current will pass through it. हाँ, once the capacitor is fully charged, no current can pass through it. दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेकंड नंबर का पॉइंट जो अभी डिस्कस हो रहा है। सर जब इनिशियली अनचार्ज रहता है तो कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं वायर कैपेसिटर से। कंडक्टर हाँ। बन जाता है, कंडक्ट करता है करंट को। राइट, एट इनिशियल मोमेंट यानी कि t इक्वल टू 0, अनचार्ज्ड कैपेसिटर acts like a wire. Simple. It acts like a wire, as if it is a wire. Right? 2 points clear? Yes sir. Yes sir। Yes sir. Now, तीसरा पॉइंट जिसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करने के लिए, थर्ड पॉइंट, कैपेसिटर पर कितना चार्ज हम लोगों ने ट्रांसफर किया है। अगर अनचार्ज कैपेसिटर था और उसका फाइनल चार्ज CV हुआ, तो हमने कैपेसिटर को कितना चार्ज ट्रांसफर किया? CV। तो चार्ज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर, चार्ज गिवन टू कैपेसिटर इज C into V। अगर हम उसको डिवाइड करें सर्किट की इनिशियल करंट से, चार्ज गिवन टू कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट थ्रू द कैपेसिटर, तो चार्ज गिवन इज C into V and the initial current is V upon R, CV divided by V by R, C into V divided by V by R। ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? RC। And this is by definition known as tau, called as time constant। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। Yes sir. डेफिनेशन है ये, definition of time constant says that it is the ratio between charge transferred to the capacitor and initial current which flows in the capacitor। सर ये रिलैक्सेशन टाइम के नहीं, सिंबल वही है बट हाँ सर, T एवरेज के जैसा सिंबल है, सिंबल वही है बट इसका नाम अलग है, इसको हम टाइम कांस्टेंट के नाम से बुलाएंगे। ओके सर। ये सर क्लियर है। राइट, यस ठीक। अब चौथा पॉइंट आपको बता दें यहाँ पर एक और, फोर्थ नंबर पॉइंट, जो हम लोगों ने अभी अभी डेरिवेशंस की हैं, जिसमें हमने डिराइव किया Q इक्वल्स टू C into V 1 minus e raised to the power minus T over RC, या फिर हमने साथ में जो करंट की इक्वेशन डिराइव की है which is V by R into e raised to the power minus T over RC।
ये जो हमने डेरिवेशन किए, इन डेरिवेशंस की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, मतलब ये जनरलाइज फॉर्मूले नहीं है, ये रिलेशंस वैलिड होते हैं रिलेशंस आर वैलिड इन अ सिंगल लूप सर्किट। कैसे, मतलब देखो, एज एग्जांपल लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं, या डायग्राम ही बना देते हैं, टाइम कम लगेगा। 5 microfarad capacitor is connected to 20 kilo ohm resistor with a battery of 20 volt. 5 microfarad capacitor with a 20 kilo ohm and connected to battery of 20 volt. क्वेश्चन में ये चीज पढ़नी आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज है या नहीं। ठीक, ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ऐसा लिखा होता है कि कैपेसिटर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, मतलब लैंग्वेज ऐसी होती है कि एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और तभी हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो कंडीशन है इसके पीछे। एक कंडीशन तो ये है कि सर्किट में एक लूप होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि कैपेसिटर इनिशियल मोमेंट पर अनचार्ज होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें किसी क्वेश्चन में हैं तो हमें फिर से डेरिवेशन नहीं करना पड़ता, हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फाइंड चार्ज एंड करंट आफ्टर लेट्स से 2 मिली सेकेंड्स, मान लो ये पूछा जाए कि 2 मिली सेकेंड्स के बाद कितना चार्ज आएगा और कितनी करंट आएगी। कुछ नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, Q इक्वल्स टू डायरेक्टली C इंटू V, 5 माइक्रोफैरड इंटू 20, इट बिकम्स 100 माइक्रोकूलम। यूनिट्स भी ध्यान देने की, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2 मिली सेकेंड्स, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यूनिट्स के कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट है। डिवीजन में RC 20 किलो ओम, इट इज 20 into 5 20 into 10 to the power 3 10 to the kilo है, power 3 6 into 5 microfarad, so it is 5 into 10 to the power minus 6। पूरा Yes, कन्वर्जन करो, so फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम into 1 माइनस ई रेज टू द पावर। अब ये 2 गया यहाँ से, 5 बचा और 4 10 to माइनस the 2, power 3 क्या बचेगा, सर 1/50। ई रेज टू द पावर 1/50 बचेगा। यस सर, ये बच रहा है। अब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, ई सर रेज टू द माइनस पावर 1/50 होगा। हाँ, ई रेज टू द पावर माइनस 1/50 साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी नहीं है वैसे तो, मैं वैसे आपको बता तो दिया। वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं तो वहां पर एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना होता है। एग्जाम में वो क्या करते हैं, पेपर में ई रेज टू द पावर माइनस 1/50 की डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। क्वेश्चन में ही ये लिखा होता है कि द वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 1/50 इज दिस मच, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी होती है और सिंप्लीफाई कर लेना होता है। यस सर। ठीक है, सर कुछ और वैल्यू भी दे सकते हैं जिससे सॉल्व करके ये निकला है। नहीं कैसे करोगे, ई की पावर कैसे सॉल्व करोगे, ई जो होता है एक्सपोनेंशियल, हाँ। इसकी वैल्यू 2.7 होती है। अब 2.7 की पावर तो यूलर 2.71 पॉसिबल ही नहीं, नहीं है सर। टेंशन ना लो, उसकी टेंशन ना लीजिए। कभी ऐसा न्यूमेरिकल आज तक हिस्ट्री में नहीं आया, जी के हिस्ट्री में, जहां पर मुझे ये सॉल्व करना पड़े। वो क्वेश्चन में लिखा होता है इसकी वैल्यू। यस सर। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिनके अंदर सीधा सीधा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होता है। नाउ हमने कहा कि इसके दो लिमिटेशंस हैं, एक तो सर्किट सिंगल लूप का होना चाहिए और दूसरा सर्किट जो है वो में जो कैपेसिटर कनेक्ट हुआ था वो स्टार्टिंग में अनचार्ज होना चाहिए था। एक और पॉइंट, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई करके कितनी आई थी वो मैंने लिखना भूल गया। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी आई थी सर। RC हाँ, तो टाइम कांस्टेंट, ये तो देखो, ये जो ऊपर के ये 3 पॉइंट्स है ना, ये जनरलाइज है। किसी भी तरीके का सर्किट होगा ये जनरलाइज पॉइंट है।
लेकिन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू r इंटू सी के बराबर, ये चीज जनरलाइज नहीं है, डेफिनेशन जनरलाइज है, बट उस डेफिनेशन से जो रिजल्ट आ रहा था आरसी, ये जनरलाइज नहीं है, इट इज ओनली फॉर सिंगल लूप सर्किट। यस लूप्स पढ़ेंगे तो फिर आरसी 4 आरसी 6 आरसी ऐसे बढ़ते हैं। हाँ देखो, जैसे कि सिंगल लूप का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल ले, हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया, एक और कैपेसिटर सी कनेक्ट किया, इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर सी लगा दिया, एंड देन यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंसेस लगा दिए पैरेलल में, आर आर, देन हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, कुछ इस तरीके से सब कर दिया। तो अब आप कह सकते हो कि यार इसमें कई सारे लूप बन रहे हैं, एक लूप यहाँ बन रहा है, एक लूप यहाँ बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, इसमें कई सारे लूप होना चाहिए, वो सिंगल लूप में आना चाहिए। हाँ, मतलब कभी कभी सर्किट हमें देखने में एक से ज्यादा लूप लगते हैं, बट होता क्या है कि जो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज और पैरेलल से सिंपलीफाई करके हम इसको सिंगल लूप में ला सकते हैं। जैसे कि ये दोनों आर का रेजिस्टेंस मिला दें अगर, तो ये कंबाइंड फॉर्म में कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे, तो हम इन दो की जगह पर एक r/2 लगा सकते हैं और सर्किट को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। V यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस r/2 लगा सकते हैं, एंड सिमिलरली ये तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट ला सकते हो, C एंड C इन द सीरीज 3C/2। तो हम यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं 3C/2 का, और अब जब ये काम कर लेंगे तो ये सिंगल लूप सर्किट यस सर सिंगल लूप हो गया। तो इस सर्किट में ये सारे रिजल्ट्स काम करेंगे। यानी कि अगर मुझे पूछा जाए कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ अ आरसी सर्किट इन अ सिंगल लूप, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी इन अ सिंगल लूप इज प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, रेजिस्टेंस इज r/2, कैपेसिटेंस इज 3C/2, प्रोडक्ट व्हिच मींस 3RC/4। ये इसका टाइम कांस्टेंट है। अगर इसमें पूछा जाए कि चार्ज की क्या इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन ऑफ चार्ज Q विल बी C, बट C की जगह यहाँ नेट कैपेसिटेंस ले लेंगे 3C/2 into V 1 minus e raised to the power minus t upon, यहाँ पर जो R into C है, यहाँ पर R भी आपका इक्विवेलेंट होगा और C भी इक्विवेलेंट कर देंगे, तो इक्विवेलेंट R मतलब r/2 और इक्विवेलेंट C मतलब 3C/2, यानी कि यहाँ पर t अपॉन 3RC/4 सेम इक्वेशन आ जाएगी, बट इसमें C इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट, मतलब जहां जहां आप C देख रहे हो वहां C इक्विवेलेंट कर लीजिए, जहां जहां R देख रहे हैं वहां R इक्विवेलेंट कर देंगे, अगर हम कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं तो। तो बस ये सेकंड है नोट लिख लेना है। समझ आ रहा है या फिर? सर यस सर। यस सर। तो टाइम कांस्टेंट के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप जितने भी पेपर्स देखोगे मेंस एडवांस कोई भी, तो मोस्टली वो टाइम कांस्टेंट पूछते हैं। प्रीवियस ईयर्स के देखे थे तो उसमें हाँ। आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट काफी पूछा जाता है, तो बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सिंपली रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को निकाल करके मल्टीप्लाई कर देना होता है। यस सर। ठीक, थोड़ा बहुत इसके अंदर वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं वो देखो, स्लाइट वेरिएशंस, बट कंसेप्ट का वेरिएशन नहीं है। अब ये सब आपके एप्टीट्यूड का है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मान लो हम लोग ये कह दें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, अब ये होते हैं कंसेप्ट को मर्ज करने का, कि हम कई सारे कंसेप्ट मर्ज कर दें। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर में एक डाइइलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2d/3, और बाकी का जो d/3 है वो एयर है। प्लेट एरिया इसका ए दे रखा है, एंड देन कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब आपसे कहते हैं बताइए इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो ये दो तो basic- कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे, हाँ, फिर तो उसके इसमें बाद दो वो सिंगल लूप ही बन जाएगा अल्टीमेट। है, तो सिंगल लूप ही, बस बेसिकली इन्होंने इसमें क्या किया, दो कंसेप्ट मिला दिए, एक तो टाइम कांस्टेंट आरसी और कैपेसिटेंस निकालने वाला कंसेप्ट भी डाल दिया कि अगर थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक है और थोड़ा सा एयर है तो फिर हम कैपेसिटेंस कैसे निकालें इसकी। तो अब क्लास में बता चुका हूं कि पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक जब भी आएगा तो उसमें हम कॉम्बिनेशंस लगाते हैं कैपेसिटर की। यस तो सर। जितना पोर्शन डाइइलेक्ट्रिक से फिल्ड है उसको हम एक कैपेसिटर मान सकते हैं C1, और जितना पोर्शन एयर से फिल्ड है उसको एक दूसरा कैपेसिटर मान सकते हैं C2, और इसको कौन से कॉम्बिनेशन में मानना पड़ेगा C1 और C2 को? सीरीज। सीरीज में। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 by C1 plus C2, और उसके साथ ये R मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा।
नाउ C1 और C2 की वैल्यूज क्या लिखी जाएगी? तो C1 C2 की वैल्यूज A एप्सिलॉन, इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो K अपॉन 2D/3 2D/3, और एयर वाले के लिए A एप्सिलॉन अपॉन D/3। दैट्स ऑल। इतना करके थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा हो जाती है। इसको डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, जस्ट दो कंसेप्ट मिला दिए गए हैं। यस सर, डिफिकल्ट नहीं। हाँ, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये कह सकते हो कैलकुलेटिव है, बट डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक, ना नोट कर लो। Yes, sir, कर कर लिया। लिया। कर लिया सर। Right. सर कर लिया। राइट, ठीक। नाउ यार बात करें, हम लोगों ने अभी तक जो भी डिस्कशन किया वो ये कहा कि ये सब सिंगल लूप सर्किट से। अगर सर्किट सिंगल लूप नहीं होगा तो भी हम क्या करेंगे, देखिए, मतलब कि मल्टी लूप आरसी सर्किट में क्या कंसेप्ट लगेगा। मल्टीपल लूप के आरसी सर्किट में हम क्या सॉल्व करेंगे, ये देखो। क्या नहीं करना वो बता दो आपको। मल्टीपल लूप आरसी सर्किट में क्या नहीं करना वो ध्यान रखिएगा। टाउ को आरसी नहीं रखना, ये इक्वेशन से नहीं लगानी है, ये नहीं लगना, ये नहीं लगना, ये क्लियर करो पहले आप, ये चीज काम नहीं करती। तो क्या काम करता है उसके लिए एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। सपोज एक रेजिस्टेंस आर, एक और रेजिस्टेंस आर, और इस रेजिस्टेंस आर के पैरेलल में एक कैपेसिटर सी लगा दिया, एंड देन यहाँ पर एक बैटरी। ये हो गया मल्टीपल लूप। Yes, sir. ठीक, क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये गिवन है क्वेश्चन में। गिवन दैट टाइम t equal to 0 दैट चार्ज ऑन द कैपेसिटर वाज 0। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की। और हमें पूछा गया है, जो चीज पूछी गई है वो सिंपली ये है कि t सेकंड्स के बाद चार्ज कैसा होगा, यानी कि चार्ज और टाइम के बीच क्या रिलेशन बनेगी। ये तो नहीं बनेगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे वो देखिए, प्रोसेस क्या रहेगा, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है। पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी बैटरी से। जैसे मल्टीपल लूप में किरचॉफ का ही मेथड काम करता है। मल्टीपल लूप में किरचॉफ ये कहते हैं कि किसी एक ब्रांच में आप कुछ करंट मान ले, फिर उस करंट को हम यहाँ पर कैपेसिटर में कुछ लेके चले जाएंगे, मान लो स्मॉल आई, तो किरचॉफ के जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग इस बचे हुए रेजिस्टेंस में क्या करंट दिखाओगे। अगर कैपिटल आई था, स्मॉल आई इधर चला गया, तो बचे हुए रेजिस्टेंस में करंट कैपिटल I माइनस स्मॉल आई। कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। एंड देन इस कैपेसिटर पे हम मान लेते हैं कि Q और माइनस Q का चार्ज आएगा t सेकंड्स के बाद, मतलब ये सब कुछ Yes, sir. t टाइम के बाद होगा। आफ्टर t सेकंड्स कैपिटल I करंट होगा, आफ्टर t सेकंड्स स्मॉल आई करंट होगा, यहाँ पर चार्ज होगा, यहाँ पर करंट होगा। अब हम KVL लगाएंगे। तो जब हम KVL फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो देखिए KVL से हमको दो इक्वेशंस मिलेगी। एक इक्वेशन यहाँ से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें कैपिटल R के रेजिस्टेंस में, फिर नीचे वाले रेजिस्टेंस में, एंड देन ये बैटरी, ये हमारा एक लूप बनेगा। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट टू द राइट साइड, माइनस माइनस आर IR. माइनस आई देन डाउनवर्ड जाओ, माइनस Minus I minus I minus capital R R लेफ्ट गए, कुछ नहीं हुआ, फिर बैटरी आ गई, प्लस प्लस V plus V प्लस इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा लूप इक्वेशन इधर से कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर में गए नीचे, तो माइनस Q बाई सी, Yes. ऐसे गए, Yes. फिर इधर आए, फिर इस रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ गए। अब अगेंस्ट करेक्ट, प्लस आई Sir, plus I minus IR. आर सॉरी, प्लस कैपिटल I माइनस स्मॉल आई आर इंटू Capital R इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। यस yes sir अब हमको इसके बाद क्या करना होगा, ये डेरिवेशन है, उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हमें क्या करना होता है, ये ध्यान रखना है, चाहे मल्टीपल लूप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए, आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि केवीएल लिखने के बाद
केवीएल लिखने के बाद कैपेसिटर के चार्ज और कैपेसिटर वाली ब्रांच में जो करंट है, कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटर वाली ब्रांच में जो करंट है, इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। मतलब हमें इन दो इक्वेशंस की हेल्प से एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो स्मॉल क्यू और स्मॉल आई के बीच में हो, यानी कि कैपिटल आई को एलिमिनेट करना। इन दोनों से मुझे कैपिटल आई वाला टर्म एलिमिनेट करना है और स्मॉल आई और स्मॉल क्यू के बीच रिलेशन लाना है। तो कैपिटल आई कैसे एलिमिनेट होगा देखो, इसको सिंप्लीफाई करते रहे। यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन को सर सिंप्लीफाई सेकंड करो। वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। हाँ, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में अगर ऐड कर देंगे तो कैपिटल आई का टर्म गायब हो जाएगा। यस सर। तो उससे बचेगा क्या फिर हमारे पास, सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड आफ्टर दैट सर डायरेक्ट प्लस करने से भी हो जाएगा? नहीं, यहाँ कैपिटल आई के दो टर्म है ना, -2i बन रहा है और यहाँ पर सिर्फ प्लस आई बन ओके रहा है। सर, 2 से मल्टीप्लाई करना इसमें पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी ये हटेगा। उससे आंसर ये बन जाएगा -2q/c सर v is equals to 2q/c plus ir और -ir plus v is equals to 0। प्लस v इक्वल्स टू 0 0। बनेगा। यस सर, यही इस 2 को थोड़ी देर के लिए हम नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ c/2 कर दे रहे हैं। मैंने ये इसलिए किया है ना। हाँ जी बताओ। सर फाइनल रिजल्ट बताएं। हाँ सर I इक्वल्स टू CV माइनस 2Q/CR। ठीक ठीक, सही है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली ये करने जा रहे हैं। जरा वापस से डेरिवेशन करो। जब सिंगल लूप की डेरिवेशन में किरचॉफ की इक्वेशन बनाई थी तो क्या बनी थी? सिंगल लूप में किरचॉफ की क्या इक्वेशन बनी थी? मैं बता रहा हूँ, q/c -q/c -ir plus v plus v is equals to 0. प्लस 20 ये इक्वेशन थी सिंगल लूप की। थोड़ा सा दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से। दिख रहा है सर? ये सर दिख रहा है। 30 सेकंड्स के ये लिए इक्वेशन थी सिंगल लूप सर्किट की। और इस इक्वेशन को जब कैलकुलस में सॉल्व किया था तो इसका जो आंसर बना था वो बना था q = cv ब्रैकेट में 1 - e⁻ t/RC। तो वीडियो थोड़ा सा काफी पीछे। हिल रही है। नहीं वो अभी बताओ। हाँ सब परफेक्ट। यस सर। सुनना है, ये हमारी किरचॉफ की इक्वेशन थी सिंगल लूप के सर्किट में और इस इक्वेशन को जब सिंपलीफाई किया था तो ये आंसर आया था। तो अब हमको फिर से मेहनत नहीं करनी है, सिंगल लूप वाले की इक्वेशन और उसका आंसर माइंड में रखिए। और आप बताओ इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क दिख रहा है आपको? दोनों इक्वेशन की जगह 2q है, C/2 है। की जगह c/2। जहां c लिखा था, मतलब जहां पर c था वहां पर अब क्या बन रहा है? C/2। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन आएगा, जो यानी जो आंसर आएगा, उस आंसर में भी हम सिर्फ c की जगह क्या कर दें? C/2। हाँ, हम क्यों फिर से इंटीग्रेट करेंगे? जब एक बार इंटीग्रेट कर चुके हैं और एक बार अपना आंसर ला चुके हैं तो अगली बार हमको ये काम नहीं करना। नेक्स्ट टाइम मल्टीपल लूप सर्किट की जो इक्वेशन बने इसको सिंगल लूप वाले सर्किट से कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद हम कंपैरिजन से ही अपना आंसर लाएंगे। दैट मीन्स इसका आंसर हमारा क्लियर है। इसका आंसर आएगा q = जहां जहां c आएगा वहां c/2 करेंगे। तो c/2 भी 1 - e⁻t/R। क्या कर दें यहाँ पर? 2t कर दीजिए सर। सर 2t तो ये 2 ऊपर चला गया, -2t/RC बस हो गया इसका आंसर। यस सर। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पीड हमारी सही रहे क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो सिर्फ केवीएल बनाओ। केवीएल बनने के बाद ध्यान रखना है, केवीएल बनाने के बाद कैपेसिटर के चार्ज और कैपेसिटर के करंट के बीच में एक रिलेशन बनाना है। जब वो रिलेशन बन जाए तो उस रिलेशन को सिंगल लूप वाले रिलेशन के साथ कंपेयर करना है और कंपैरिजन करके हम डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हैं कि ये आंसर बनेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यस। यस सर। ठीक। मैं एक और एग्जांपल सिमिलर लेके दिखा रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सर ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है? नहीं, ये प्रॉब्लम्स कर रहे हो आप। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है। रिजल्ट स्टैंडर्ड ये है कि इस टाइप में जब भी इक्वेशन आएगी तो ऐसा आंसर आएगा। ये स्टैंडर्ड है।
एनी नहीं इक्वेशन सर इन दिस, वो मल्टीपल लूप के लिए पूछा है जो आपने पीछे दिखाया था उसकी बात कर रहे थे नहीं वो नहीं है। जी सर। मल्टीपल लूप को स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हैं? देखो अब वो तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक और नया सर्किट बना कर दिखाते हैं। सर कॉम्बिनेशंस तो कई सारे लगते हैं, कुछ भी हो ये सकता तो, है। हाँ तो सिंगल लूप को हम जनरलाइज कर सकते हैं, मल्टीपल लूप को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ये आर, ये आर, ये आर और ये सी, ये भी एक सर्किट है। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? कैसे करोगे? देखो हमारे स्टेप बिल्कुल क्लियर है। हमने बैटरी से करंट कैपिटल आई सर एस्टेब्लिश कराई। किरचॉफ करंट लॉ। हाँ, जहां कैपेसिटर है उसमें आप स्मॉल आई दिखाएं, कैपेसिटर में स्मॉल आई दिखाइएगा और बाकी कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। आप बताइए जो लेफ्ट है यहाँ पर लूप इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी? इस लेफ्ट में आर, आर, सी और ये बैटरी, इस लूप की इक्वेशन बनानी है। माइनस आई कैपिटल आर माइनस आया, माइनस यहाँ पर माइनस स्मॉल आया, और यहाँ पर क्यू और माइनस क्यू का चार्ज मान लेते हैं तो माइनस माइनस क्यू सी क्यू बाई सी और इधर जाए तो प्लस प्लस बी इक्वल टू 0। फिर ये सेकंड वाला या फिर बाहर वाला कोई भी कर सकते हो। हम बाहर वाला आउटर लेने ज्यादा आसान है। आउटर लूप लेंगे तो कैपिटल आई आर माइनस आई माइनस आया, माइनस आर आई माइनस आई माइनस आई आर, फिर इधर गए प्लस वी। इधर गए। प्लस वी। ठीक है, अब हमारा जो एम है माइनस हमें कैपिटल आई को एलिमिनेट करना है। यही बार बार यही काम करेंगे। तो ऊपर कैसे के टर्म eliminate को होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर। हाँ, अब की बार यहाँ माइनस 2 आई बनेगा, माइनस 2 आई। सर तो यहाँ माइनस आई है, यानी कि इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करके और दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं तो अलजेब्रा का पार्ट है यार वैसे। हाँ सर समझ गए। क्या हो जाएगा बताओ? अगर इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करें यस सर 1 में 2 मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? देखिए माइनस, सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, माइनस 2q बाई सी माइनस आई आर माइनस चेक करो आप, सर प्लस होगा नीचे, चेक तो करो। मतलब सर 3 भी होगा यहाँ पे। ये 3 नहीं होगा सर। इक्वेशन अच्छा हाँ सर इक्वेशन मैंने 1 में सही 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसमें से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें सेकंड इक्वेशन सबट्रैक्ट हो रही है। अच्छा सब्ट्रैक्ट Yes, होके तो माइनस 3 आएगी सर। चेक तो करो आप लोग पेपर पे अपने आप लिख के हाँ तो सर देखो। कर रहे हैं यस सर हो गया। हाँ सर कर रहे हैं। यही आ रहा है। यस सर। यस सर यही है। यस सर। यस सर यही आ रहा है। तो अब ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा करके नीचे करो c/2 और यहाँ जो माइनस 3r है उसमें i और उसके साथ 3r अलग कर दो और अब इसको कंपेयर करो सिंगल लूप वाले से। यस सर जहां पर रिजल्ट Q था में वहां बस पर C और R चेंज करेंगे। in place of c we have c/2 and in place of r we have 3R। 3r। तो हमको अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमें यही रिजल्ट लगाना है, बट इस रिजल्ट में करेक्शंस करने पड़ेंगे। करेक्शंस करने के बाद क्या बनेगा? माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। q इक्वल्स टू, करेक्शंस करने के बाद q इक्वल्स टू CV/2 हाँ पावर माइनस 2t बाय 3RC। माइनस 2t बाई 3R। माइनस 2t बाई 3RC। बस ये इसका आंसर है। ये Yes, चार्ज sir. एज ए फंक्शन होता है। मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ ये 2-3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। 2-3 इक्वेशंस बनाने के बाद उसके बाद कैलकुलस में नहीं जाना मुझे, ये ध्यान रखना है। हम लोगों ने एक बार कैलकुलस का यूज कर लिया है, एक बार अपना सोल्यूशन तैयार कर लिया है। अगली बार से हम बार बार कैलकुलस नहीं लगाएंगे। अगली बार से हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारा आंसर बन जाएगा। सर इसमें बेसिकली कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वो चेंज हो रहे हैं कोएफिशिएंट्स। राइट, अब आप पकड़ पाए कि मतलब मल्टीपल लूप में क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ सी बदलता है एंड कोफिशिएंट ऑफ आर बदल जाते हैं, यस सर बाकी सब सेम ही रहता बाकी सब सेम रहते हैं। अच्छा, इसमें टाइम कांस्टेंट क्या हुआ? जैसे इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट, तो वैसे हम टाइम कांस्टेंट को आरसी कह रहे थे। है। यस सर भाई टाइम कांस्टेंट वाज r into c, now the time constant will be 3r।
So 3 RC into और C by 2. 6 3R into C by 2. 3RC by 2. 3 RC/2 सही बोला था 3RC by 2 is the time constant. इस Yes, सर्किट sir. का टाइम कांस्टेंट 3RC by 2. बताओ यार, यहाँ तक समझ आया हो तो? हाँ सर, आ गया। यस Yes. सर। ठीक, मतलब आपको स्टेप क्लियर है ना, क्या करना है? इसको जनरलाइज मत कर देना, ये रिजल्ट जनरल नहीं है, जनरलाइज ये है। बाकी क्या करना है, मल्टीपल लूप में थोड़ी सी मेहनत करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे कि सी और आर की जगह पर मुझे क्या लिखना है, और फिर ऐसा ही रिजल्ट यहाँ पर लगा सकते हो। यस सर। ठीक, डाउन इस कंसेप्ट, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनके ऊपर के क्वेश्चंस, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। ठीक है, ये एक सर्किट है, मल्टीपल लूप सर्किट, और ये दिया हुआ है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। सर ऊपर वाले में भी आ रहा है ना? हाँ, ये सब आर है, ये सारे रेजिस्टेंस आर 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 आर, और ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल करंट, फाइंड इनिशियल करंट in each branch, find the initial current in each branch. Then the second question is final current in each branch. ये दो क्वेश्चंस हैं, इनिशियली और फाइनली। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं वो देखो। ये स्टेटमेंट, टाइम जीरो अनचार्ज कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ वायर। तो जब मुझे इनिशियल करंट निकालना है तो वो टाइम t इक्वल टू 0, 0। ये कैपेसिटर एज अ वायर काम करेगा। अच्छा। प्रोफेसर V/R इक्विवेलेंट निकाल मतलब कि इनिशियल करंट को कैलकुलेट करने के लिए इस कैपेसिटर को एक वायर की तरीके से कंसीडर किया जाएगा, यानी हम सर्किट को अपने कन्वीनियंस के लिए एक वायर से मान सकते हैं, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस कि हम यहाँ पर एक वायर मान लें। कब? ओनली टू फाइंड द इनिशियल करंट। टू फाइंड आउट इनिशियल करंट वी कैन थिंक, वी कैन इमेजिन द कैपेसिटर एज अ वायर। अब कैसे करेंगे इसके आगे? अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये सारे रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं। ये चीज हम नोड वाले थ्योरी से देखेंगे। ये एक नोड है N1, ये एक नोड है N2। यहाँ पर कौन सा नोड लिखेंगे? सर N2 N2 और इधर एक नोड हो जाएगा सपोज N3। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर नोड N2 से जा करके N1 पे गया, और ये वाला कैपिटल आर भी N2 से N1 आया, यानी कि ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में पैरेलल में कितने हो जाएंगे? ये R/2 R/2। उसके बाद ये दोनों का इक्विवेलेंट जो R/2 आएगा, उसको हम जब इन दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R/2 आएगा तो हम इनमें से किसी एक रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। यस सर। सर मान लो इसको हटाया, बीच वाले को,
और जो दूसरा है उसको हम इक्विवेलेंट रख देंगे, R/2 लिख देंगे। इसके बाद ये R/2 और ये R, सर सीरीज में 3R/2 3R/2 और ऊपर एक R, ये दोनों पैरेलल में, यानी 3R/2 और R पैरेलल में, 3R/2 और R पैरेलल में। इसका शायद इक्विवेलेंट निकालोगे तो 3R/5 आएगा। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट हुआ 3R/5। तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलना चाहिए? इट शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द एंटायर रेजिस्टेंस, इतना आएगा। यस यस सर। लेकिन ये करंट अब डिवाइड हो रहा है। जब ये करंट नोड N3 पर आएगा तो इसमें से कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा, और ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होती है उस तरफ करंट ज्यादा जाता है। यस 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 सर। ऊपर रेजिस्टेंस R है, नीचे रेजिस्टेंस 3R/2 है, सर, नीचे ज्यादा ऊपर कम जाएगा तो सर, नीचे रेजिस्टेंस नीचे कम ज्यादा है। जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस 3R/2। सर, नीचे कम जाएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा। हाँ, लेकिन कितना जाएगा ये कैसे पता सर लगाओगे? वो देखो, सर, रेजिस्टेंस के रेशियोज रेशियो में से देख डिवाइड के हो कुछ। जाएगा रेजिस्टेंस। देखिए, रेशियोज में जाएगा। हाँ, इसका भी सब कंसेप्ट है, वो देखो। अगर हमको कहीं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख जाए, एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, और कोई करंट आई जाए, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कितना करंट R1 में जाएगा और कितना करंट R2 में जाएगा? मान लेते हैं कि R1/R1 प्लस हाँ, बता देते हैं। मान लीजिए R1 में जो करंट गया वो I1 गया है और R2 में जो करंट गया वो I2 गया है। तो किरचॉफ के रूल के हिसाब से एक इक्वेशन बनेगी कि I बराबर I1 प्लस I2। I2, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने चाहिए इनके। तो I1 R1 which is the potential difference and I2 R2 again the potential difference, ये बराबर होने चाहिए। इन दोनों को लेकर के जब एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, इन दो इक्वेशंस को जब एल्जेब्रा से आप सॉल्व करोगे तो I1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय I, एंड I2 की वैल्यू मिलेगी R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय I। यानी कि टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और जब हम I1 निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में R2 है, और जब I2 निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में R1। तो फिर ऊपर इसी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर जो करंट जाएगी ऊपर वाले ब्रांच में, टोटल करंट इज कैपिटल I डिवाइडेड बाय 2I/5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, टोटल करंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस R प्लस 3R/2, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस R प्लस 3R/2 5R/2, एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जब आप R वाले रेजिस्टेंस में करंट निकाल रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले का होगा, यानी कि 3R/2 का। और जब हम नीचे वाले ब्रांच में करंट निकालेंगे तो टोटल करंट बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, बट न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा, अब हम 3R/2 का करंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई दूसरे वाले रेजिस्टेंस R से करेंगे इसको। ये रूल बार बार हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिवली। यस सर। बोलो यहाँ तक यस सर। आया Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन? ये रूल Yes, काफी sir. हेल्प करता है। हाँ, दो पैरेलल वायर्स में करंट को डिवाइड करने का ये रूल बड़ा हेल्प करता है। टोटल करंट बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेजिस्टेंस, मतलब I1 के लिए R2 और I2 के लिए R1। अगर सर 3 में डिवाइड हो रहा हो तो नीचे सर R1 तो- प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। हाँ, तब भी ऐसे ही आता है, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऊपर उसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा, 3 में डिफरेंट हो जाता है। देखो क्या होता है एक्चुअली, 2 वाला पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, 3 वाला बताते हैं। यस सर, क्लियर है सर। clear. दोबारा क्लियर है, 3 वाले में करोगे तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है फिर।
सपोज टोटल करंट आई है, अब ये डिवाइड हो गया, इसमें I1 चला गया, इसमें I2, इसमें I3। तो एक इक्वेशन क्या बनाएंगे कि कैपिटल I विल बी इक्वल टू I1 plus I2 plus I3 प्लस I3, और दूसरी इक्वेशन तीनों पैरेलल में है, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3। अब इनको सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली, Yes sir। बट थोड़ा सोल्यूशन अलग आएगा इसमें। सर इसको भी तो ऐसे वो सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा सा और फिर कर लें। हाँ आ जाएगा, जैसे मान लो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 R। I1 I2 और I3 मतलब R1 R2 के रेशियोज आ जाएंगे सर। एक्चुअली ये होता है, बता देता हूँ क्या आएगा। देखो I1 R1 इक्वल टू I1 R1 है क्या चीज? तो पोटेंशियल सर ऊपर वाले पोर्शन में जो R1 फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस ना, और I2 Yes, sir। R2 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, I3 Yes, sir। R3 इसका तीनों पोटेंशियल सेम ही डिफरेंस, है। और ये तीनों इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी पोटेंशियल डिफरेंस के सेम आएंगे। कैपेसिटर्स के पैरेलल याद करिए, हाँ सर। हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के पास होता है, उतना ही उतना पोटेंशियल ही डिफरेंस उनके कैपेसिटी मतलब इक्विवेलेंट के पास, कॉम्बिनेशन के पास। यस सर। तो I1 R1 potential difference of R1, I2 R2 potential difference of R2, I3 R3 potential difference of R3, but what is the potential difference of the combined resistance? सर तो वी combined, R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by R1 plus R2 plus R1 R2 हाँ, तो इनके कॉम्बिनेशन में तो I करंट जा रहा है ना, यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन विल बी I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, यानी R कि इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। यस सर। So ये हमको आसान मेथड दे रहा है, that I1 will be capital I multiplied by R equivalent divided by R1, I2 will be capital I into R equivalent divided by R2, and इस तरीके से R3 भी निकाल सकते हैं। यस सर। एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, इसको देखिए क्या करना होगा। सपोज 3 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस है, और एक करंट यहाँ पर आ रहा है, मान सपोज 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो कितना करंट ऊपर में जाएगा? सबसे पहले क्या करिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल से, वो आप करो 3, 6 और 2 के पैरेलल का इक्विवेलेंट। सर 36 by एक 36 सेकंड बाय नहीं 3, 6, 2 का पैरेलल 3, 6 सर 1 हो जाएगा सर 1 1 ओम। अब अगर मुझे 3 ओम का करंट चाहिए, तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट इज 10 इनटू टोटल रेजिस्टेंस इज 1, now divided by, we are finding current in 3, so divided by 3, 6 ohm, total current 10 into total resistance 1 divided by 6, यहाँ पर total current into total resistance upon 2, ये करंट्स आ जाएंगे, ये आसानी से मिल जाएगा। यस सर। total current into total resistance upon the resistance in which we are finding the current। बोलो यहाँ तक यार, यस यस ये फास्ट हो जाएगा ना करंट को डिवाइड करने का काम। यस सर। खैर जो हमारा क्वेश्चन था वो हट गया यार, हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ और था। इनिशियल करंट निकाल लिया है, फाइनल करंट निकाल लेंगे केवीएल से। सर केवीएल नहीं, उसमें बता दें फाइनल करंट कैसे निकालेंगे, आरसी सर्किट का फाइनल करंट। तो जब हम फाइनल करंट की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट कहता है कि फाइनली, यानी कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो नो करंट पासेस थ्रू इट, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो अगर कोई बैटरी से करंट आया कैपिटल आई और कैपिटल आई आया और वो यहाँ डिवाइड हो गया, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस पे स्मॉल आई
और बचा हुआ करंट यहाँ पर। ध्यान रखिए कैपेसिटर में नो करंट, यहाँ करंट नहीं होना चाहिए। फाइनल मूवमेंट पर कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होना चाहिए। तो ये स्मॉल आई जो ऊपर वाले ब्रांच में है ये कहाँ जाएगा? नीचे चला जाए। तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड नहीं तो होगा। आगे तो इधर- पास ही हाँ, नहीं होगा। इस वायर में करंट होना नहीं है, तो फिर ये करंट कहाँ जाए? इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो नीचे जाए। नीचे से होके नीचे वाले रेजिस्टर से उस नोड पे चला जाएगा। हाँ, और ये स्मॉल आई जो नीचे आ रहा है और इधर से कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई भी तो आ रहा है। तो ये दोनों कैपिटल आई हो जाएगा। इस दोनों पहले इस में आ ही पॉइंट पर जाएगा। ये दोनों मिल गए और मिल करके कैपिटल आई आगे वाले रेजिस्टेंस में चला गया। यस सर। यस सर। अब इन करंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम किरचॉफ लूप इक्वेशन लगा सकते हैं। यस सर, और आपने पोटेंशियल वाला मेथड बताया भी था। तो इस पार्ट को हम छोड़ दे रहे हैं, आप अपने आप कर लो। यस केवीएल नोडल केवीएल मेथड यहाँ सॉरी। लगा, किसी से भी केवीएल से कर लो, कर आसान। लेंगे। केवीएल से हम करंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट में हैं, इनिशियल करंट निकालने हाँ वाले सर और कुछ है। फाइनल करंट वाले, ये कंसेप्ट बता दिया। हाँ, दो बड़ा सीधा सा रूल है। इनिशियल करंट जब कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर वायर मान लेना, और जब फाइनल करंट कैलकुलेट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि इस ब्रांच में करंट नहीं होना चाहिए। बाकी के ब्रांचेस में करंट होगी और उनको कैलकुलेट करने के लिए केवीएल की इक्वेशन लगाएं। सर ये नो करंट वाला एक बार बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नो करंट प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है, बिकॉज ये रूल है कि एक बार वो फाइनल मतलब जब कैपेसिटर का चार्ज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके अंदर और चार्ज नहीं आ रहा, तो करंट की डेफिनेशन होती है कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, मतलब कि यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स के और तीन कॉन्सेप्ट्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक आता है इनिशियल करंट निकालना, एक आता है फाइनल करंट निकालना, उसके बाद आता है टाइम कांस्टेंट निकालना। अब इसका ऑब्जेक्टिव मेथड, टाइम कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे निकालते हैं? सपोज ये R है, ये 2R है, और ये चलो इसको R मान लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ये सब प्रॉब्लम्स के साथ कंसेप्ट भी है। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट? ऑब्जेक्टिव तरीका इसका अलग है। मल्टी लूप सर्किट का टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ मल्टी लूप आरसी सर्किट निकालने का मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, जहां पर कैपेसिटर है उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय द बैटरी। जहां पर बैटरी है तो उसको वायर। उसको रिप्लेस करेंगे एज वायर। यस सर। एंड देन फाइंड आर इक्विवेलेंट, एंड देन टाउ will be that R equivalent multiplied by capacitance। ये चार स्टेप लगाने हैं। तो इसको यहाँ पर करके देखते हैं। सर ऐसे करने से हम लोगों को नोट्स इजीली मिल जाएंगी। यस सर ठीक कह रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे।
कहता है कैपेसिटर को बैटरी मान लेते हैं, जहां पर कैपेसिटर है इसको बैटरी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी मानी। कहता है कि बैटरी जहां पर है उसको वायर मानना है, तो इस बैटरी को वायर मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो आसान है, ये और ये दो पॉइंट्स नोड हो गए N1 N2। ये ऑब्वियस है कि 2R और R सीरीज में है। सीरीज में सर 3R कितना हो जाएगा? 3R 3R 3R। तो हम एक रेजिस्टेंस यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसको 3R लिख देते हैं। ना ये 3R और ये R का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है? पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? 3R और R पैरेलल में। 3/4 3R स्क्वायर बाय 3/4 R 3R/4 3R/4 और उसमें कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई कर दे। नाउ टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट हो गया इसका। यस सर, काफी सर्किट का टाइम कांस्टेंट 3RC/4 आ गया। हटाए। यस सर यस सर तीसरा कंसेप्ट, मतलब तीन तीन चीजें बताई आपको। इनिशियल करंट कैसे निकाला जाता है, फाइनल करंट कैसे निकाला जाता है और टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है फाइंडिंग फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट पे। चलो ऐसे रखते हैं, R 2R। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सर्किट बना लो फिर बताएं यार क्या करना है। यस सर यस सर ठीक है, और क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे निकालना है मुझे। तो कैसे करेंगे? पहला, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने का जो पहला स्टेप है वो है फाइनल करंट निकालिए। फाइंडिंग फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर में पहला स्टेप होता है व्हाट इज द फाइनल करंट। और उसके लिए क्या करना है? फाइनल करंट जब निकालेंगे तो मान लो कैपिटल आई गया, क्योंकि हम फाइनल करंट निकाल रहे हैं तो कैपेसिटर से करंट जाएगा नहीं। यस सर यस तो सर फिर ये कैपिटल आई इस रेजिस्टेंस में चला जाएगा, फिर ये कैपिटल आई नीचे वाले रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो फिर इस कैपिटल आई को क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय इस करंट के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आया। सर 4R सर 4R पूरा तो करंट डायरेक्टली आ जाएगा। यस सर, फाइनल चार्ज निकालने से पहले फाइनल करंट निकालना है, और फाइनल करंट निकालते समय ध्यान रखना है कि कैपेसिटर में करंट नहीं होना चाहिए। यस सर हो गया यस सर ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एज्यूम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लस Q माइनस Q। First step is find the final charge, final current. Second, assume some charge on the capacitor. And third, loop equation, KVL. KVL considering the loop consisting of capacitor. कोई ऐसा लूप ले ले जिसमें कैपेसिटर आता हो। तो सबसे छोटा लूप तो यही है, सबसे Yes. छोटा लूप।
अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और नीचे जाएं माइनस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी, प्लस इधर IR गए और प्लस आई आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्यू बराबर कैपिटल आई आर सी, एंड कैपिटल आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। चेक कर लो सीबी बाई 4। तो ये फाइनल चार्ज है। 3 स्टेप्स में पहले फाइनल करंट निकालना है, कैपेसिटर पे फिर कुछ चार्ज मानना है, और फिर एक ऐसा लूप लेना है जिस लूप के अंदर कैपेसिटर आता हो, और उसकी लूप इक्वेशन लिख करके हम फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। चार तरीके के क्वेश्चन हो गए। इनिशियल करंट निकालना, फाइनल करंट निकालना, टाइम कांस्टेंट निकालना, और फाइनल चार्ज निकालना। और 5वें टाइप का क्वेश्चन था चार्ज और टाइम की इक्वेशन निकालना। तो वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है कि चार्ज और टाइम की इक्वेशन मल्टी लूप में कैसे निकाली जाएगी। यस सर। सर अगर इसमें स्विच लगा हो तो? स्विच वाला रुक जाओ, स्विच वाले को अलग कर लो, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम सब लोग। ओके सर। अभी तो आप समझो, देखूंगा अभी सर, बुक से ही देखता हूँ थोड़ा वो इसका स्विच के बारे में। हाँ, अभी पहले समराइज करने दो। 5 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इनिशियल करंट निकालने का क्वेश्चन, उसमें कैपेसिटर को वायर मान लेना है। फाइनल करंट निकालने का क्वेश्चन, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जानी चाहिए। टाइम कांस्टेंट निकालना, तो जैसे अभी हमने उसके 3-4 पॉइंट्स बताए। फाइनल चार्ज निकालना, ये भी अभी डिस्कस हुआ। और 5वां क्वेश्चन, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो भी 2 हम लोगों ने एग्जांपल आज किए हैं, जिसमें हमने कहा था केवीएल लिख करके एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, जिससे ये पता लगा लेंगे कि सी का क्या कोफिशिएंट आ रहा है और आर का क्या कोफिशिएंट आ रहा है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। 5 तरीके के क्वेश्चन समझ में आए इसमें? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब आते हैं, ये सारी बातें जो डिस्कस हुई हैं, इन सारी बातों में एक चीज अभी तक ये हो रहा था कि जो कैपेसिटर था वो इनिशियली अनचार्ज था, और उसका हम लोगों ने सिंगल लूप वाला केस और मल्टी लूप वाला केस दोनों डिस्कस किया। इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर का सिंगल लूप केस और इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर का मल्टी लूप केस दोनों डिस्कस हुए। अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और तब उसको सर्किट में लगाते, कैपेसिटर विद सम इनिशियल चार्ज इज कनेक्टेड टू बैटरी। सर redistribution of charge type concept है। नहीं, कंसेप्ट यही वाला है, केवीएल, सिर्फ सर, केवीएल। मतलब इस बार हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है उस पर ऑलरेडी सम चार्ज है प्लस माइनस क्यू आई का, और उसको हम लोगों ने V वोल्ट के बैटरी से लगाया, विद रेजिस्टेंस लगाया। सो ये टाइम t इक्वल टू 0। आफ्टर t सेकेंड्स कैपेसिटर पे चार्ज कुछ होगा। ये फिर वो केस हो गया कि आप बैटरी को प्लग इन कर रहे हैं और बैटरी ऑलरेडी कुछ 30-40% की चार्ज बैटरी बची हुई है। मतलब जब बैटरी को प्लग इन किया था तो उस समय बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं की। करते हैं ना हम लोग घरों में, 50-60% Yes. बैटरी बची है, फिर से Yes, चार्जिंग sir. करें। यस सर। तब भी चार्ज कर। तो चार्जिंग जब स्टार्ट हुई तो ऑलरेडी कुछ परसेंटेज था उसमें, फिर वहां से 100 तक जाएगा वो। तो ऑलरेडी सम चार्ज था, उसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए अब t सेकंड्स के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। सर वही होगा जो पहले होना चाहिए था नहीं, सर। अच्छा आप बैटरी से कनेक्ट करो। फ्लैट हो जाएगा। आप सिंपल सा लॉजिक सुनो, सिंपल सा। हमारे पास 2 आइडेंटिकल मोबाइल्स हैं। एक मोबाइल की बैटरी कंप्लीटली डेड हो चुकी है और एक मोबाइल में 60% चार्ज बना है। हमने दोनों को एक साथ प्लग इन किया। 5 मिनट के बाद क्या दोनों बैटरीज में चार्ज का परसेंट सेम आएगा?
नो नो सर सर नो सर सर जो 0 मतलब से चार्ज होगी वो ज्यादा फास्ट चार्ज होगी और जो नहीं 60% से होगी वो थोड़ी स्लो चार्ज। लेकिन तो 60 वाली मान लो 75 पे पहुंच जाएगी, यस सर लेकिन सर तो जो क्या अनचार्ज होगी जीरो वो तब तक जीरो वाली भी कुछ 75 पहुंच एडिशनल जाएगी? चार्ज हो जाएगा। नो नहीं, तो क्या सर जीरो वाली भी 75 तक आ जाएगी? सर नो वो सर नो सर वो मुश्किल से कम रहेगी। 40 तो वो 45 तो होगी 50 या सर। 45 तक पहुंच। हाँ, इसका मतलब एक गिवन टाइम के बाद इसके अंदर पहले वाले चार्ज में कुछ नया चार्ज ऐड अप होगा ना यार, यस एडिशनल चार्ज आएगा। यस यस सर वही मैं बोल रहा हूँ। खैर, अगर हम करंट आई माने तो एक बार फिर से जो लूप इक्वेशन बनेगी मेरी केवीएल वाली, वो फिर यही बनेगी। इसको आप चेक कर सकते हो कि लूप इक्वेशन तो यही बनेगी। यस यस ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आई को डी क्यू बाई डी टी रखेंगे, और इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो रीस्ट्रक्चर करने के बाद ये आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई सी वी माइनस क्यू 1/RC इंटू डी टी। ये वही चीजें जो पहले आई थी, यस सर सेम। वहां तक तो सेम आएगा, यहाँ तक तो सेम, लेकिन इसके बाद एक फर्क आएगा। जब इंटीग्रेशन करके लिमिट्स रखेंगे, तो पहली बार डेरिवेशन करते वक्त हम लोगों ने यहाँ पर जो लिमिट ली थी 0 से जीरो से, क्या अभी भी जीरो से रखेंगे लिमिट? नो नो सर सर क्यू आई से एडिशनल चार्ज होगा उसका तो इनिशियल क्यू। हाँ, और टी टाइम के बाद ये क्यू हो जाएगा। यस सर एंड देन इसके बाद मैथ, तो मैथ को एक बार फिर स्किप करेंगे और सीधे आंसर पे आ रहे हैं। आंसर इसका जो बनेगा वो आएगा कैपिटल क्यू इनिशियल ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस सी स्मॉल वी क्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यस सर मतलब जो आंसर आपका पहले आ रहा था वो तो आ ही रहा है, आंसर उतना आंसर तो आ ही रहा है। उसके एडिशनल ये जॉइन होगा। एक एक्स्ट्रा टर्म आया उसमें बिकॉज Yes. ऑफ दिस लिमिट। एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पर बन रहा है। अगर कैपेसिटर में पहले से कोई चार्ज है तो मतलब उसको बैटरी के साथ प्लग इन करते वक्त ऑलरेडी उसमें चार्ज है, तो अब जो चार्ज की इक्वेशन बनेगी वो पहले वाली इक्वेशन का मॉडिफिकेशन हो चुका है, उसमें एक टर्म और ऐड कर दी गई है यहाँ। जैसे कि अगर हमें कोई कहे कि मान लो 4 फैरेड, अब की बारी यूनिट्स बचाने के लिए हम फैरेड यूज कर रहे हैं। 4 फैरेड कैपेसिटेंस को 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें 10 वोल्ट की बैटरी से, और इस 4 फैरेड कैपेसिटर पे ऑलरेडी एक चार्ज है, पहले से ही इसके ऊपर 8 कूलम्ब का चार्ज है ऑलरेडी। मतलब ये पूरा डायग्राम टाइम t इक्वल टू 0 का है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब अगर हमसे कहे कि बताइए आफ्टर 2 सेकेंड्स क्या चार्ज बनेगा, तो हम क्या करेंगे, q इक्वल टू इनिशियल चार्ज 8 e टू द पावर माइनस t अपॉन RC 2 into 4 प्लस c into v 4 into 10 40 and 1 minus e to the power minus t over 8। 150 बाई थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 40 माइनस माइनस 32, 32 ई माइनस टी बाई 8। तो ये आंसर आ जाएगा। सर मल्टी लूप्स में इसमें भी ऐसे ही होगा, इस इक्वेशन में हो जाएगा कुछ चेंज? वही चीज होगी, r और c के कोफिशिएंट्स बदल जाएंगे। यस सर वही बदल रहे हैं। मल्टी लूप में भी ऐसा ही होता है बस, क्योंकि आपका यहाँ तक का इक्वेशन तो बन ही रहा है ना, आपका जो चेंज आ रहा है वो लिमिट्स की वजह से आ रहा है। यस सर यस तो सर r और c के कोफिशिएंट बदल के मल्टी लूप भी ऐसे ही आएगा। बट वहां तक अभी तक पूछा नहीं, देखो ऑनेस्टली बताएं, हमारा पूछा नहीं है। सिंगल लूप ही पूछे गए हैं ज्यादातर, सिंगल लूप पूछा जाता है, और मल्टी लूप के वो 5 पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किए वो पूछे जाते हैं। ये भी इवन शायद कभी एक आध दो बार पूछा गया है, मतलब 40-50 सालों के अंदर ये 1 या 2 ही बार पूछा गया है।
आया समझ में आ रही है? यस सर आया। यस सर। ठीक। और अगर हमने कैपेसिटर को जब इनिशियली कनेक्ट किया था, एक तो केस ये है, एक और केस हो सकता है कि कैपेसिटर में इनिशियली चार्ज है और उस इनिशियल चार्ज वाले कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन गलत कर रहे हैं। कैपेसिटर की माइनस वाली प्लेट को प्लस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और प्लस वाले को माइनस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तब भी हम यही काम करेंगे, तो बस लेकिन तब जो नेगेटिव क्यूआई रखेंगे, जो क्योंकि प्लस के साथ माइनस कनेक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 8 की जगह पर -8, बस ये काम कर दीजिए। अगर प्लस के साथ प्लस कनेक्टेड है तो प्लस में रखेंगे, प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड है तो माइनस में रखेंगे। तो अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 40 माइनस, यहाँ पर 32 नहीं है। सर, और ये एक्सपोनेंशियल में भी प्लस हो जाएगा? नहीं, और कहीं कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस क्यूआई का साइन बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा सर, हाँ सही है सर, सॉरी सर। और कुछ नहीं बदलना। तो कुल मिला के 3 केस बनने थे, तीनों डिस्कस हो गए। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, तो आप कह सकते हो ये जनरलाइज है। अगर कैपेसिटर अनचार्ज है स्टार्टिंग में तो पहला टर्म आएगा ही नहीं, क्यूआई 0 हो जाएगा, ये आंसर बचा। कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और उसका पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, क्यूआई को पॉजिटिव दे। कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और उसकी नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, क्यूआई को नेगेटिव में रख दीजिए। इसके अलावा कौन सा केस आपके दिमाग में आ रहा है, बताओ। सर मल्टीपल कैपेसिटर। वो तो बचा अभी आरसी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब अभी ये जो हम सिंगल लूप सर्किट की बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर लीजिए। सब पोलैरिटी वाला हो गया। पोलैरिटी के 2 केस हो सकते हैं और एक अनचार्ज है। यस सर। और अभी इतना कंसेप्ट रखो, सारा मिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम। ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है एक्चुअली। एक लेक्चर ये होता, फिर एक लेक्चर इसका एडवांस वर्जन है। यस सर। तो यहाँ तक ठीक है? शीट 2 में क्वेश्चंस sir. है वो Yes. इससे हो जाएंगे कि और भी होंगे? नहीं, सारे कुछ तो नहीं हो होंगे पाएंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो जो सेकंड असाइनमेंट है उसमें भी कोई? सेकंड तो आरसी की जो बात कर रहे हो? हाँ सर, वही आरसी की। 60-70% हो जाएंगे अब। यस सर। लेकिन होंगे तब इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो आज पढ़ा है इसको अपने आप डिराइव करें पहले। फिर जो 5 पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में सोचो कि 5 कौन-कौन से पॉइंट थे, उसके पाँचों के क्या मेथड है। जब वो पूरी तरीके से यहाँ पर फीड हो जाए आपके माइंड में, उसके बाद ही असाइनमेंट लगाइए। ओके सर। पहले अपना पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, फिर चाहो तो किसी बुक से पढ़ सकते हो, बट बुक में इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा कहीं। यस सर। है, फिर नोट्स बनाए, फिर उसके बाद कॉपी किताब रख दी और अपना बैठ करके आंख बंद करके सोचो कि आरसी सर्किट में हमारे 5 कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को करने के तरीके क्या-क्या हैं, कौन-कौन से कंसेप्ट है। अगर हमारे आंख बंद करने पर हमारे दिमाग में वो सब मेथड आ रहे हैं, तो इसका मतलब टॉपिक मेरा क्लियर है। और सोचने पर अगर हम कुछ चीजें भूल भाल रहे हैं, कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब अभी हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है असाइनमेंट लगाने के लिए। जब इतना हो जाए तो असाइनमेंट लगाओ, गारंटीड असाइनमेंट होने लगेंगे फिर सॉल्व। तुम लोग क्या करते हो ना, आधी अधूरी तैयारी के साथ असाइनमेंट में बैठ जाते हो। मतलब लेक्चर अटेंड किया क्लास का, एक तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने में वैसे भी डिफिकल्टी है, क्योंकि जब तक इसकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो ऑनलाइन का ड्रॉबैक है, टेक्निकल ड्रॉबैक है ना, हमारा माइंड सर ज्यादा दिन दिमाग में नहीं रहता है लेक्चर। कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सुनने के ऊपर। सारा फोकस आपका लिसनिंग पे, सुन ले, पूरा देख ले, और साथ में नोट्स बना रहे हो। तो वो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई और ब्रेन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बनेगा ही नहीं ऑनलाइन पे कभी, बायोलॉजिकली नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका बेनिफिट तभी होता है जब आपने क्लास की, नोट्स बनाए और फिर किसी बुक की हेल्प ले, या फिर अगर आपको दोबारा वीडियो देखनी है तो दोबारा वीडियो देखें, जैसे भी करना है आपको। जब पूरा प्रिपेयर्ड हो जाए उसके बाद असाइनमेंट लगाओ, अभी ना लगा।
ओके सर। वरना फिर क्या होगा